Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study e-governance. Now start the lecture and understand what is e-governance. See, when government provides services or facilities online to the citizen of the country, then this is known as e-governance. For an example, you require a certificate, for an example income certificate or caste certificate, and for that at first you need to visit the government office, then you need to submit your document and application, right? After that the officer would tell you that you need to come after 8 days, right? और जब आप 8 days, after 8 days again you would visit the office, then they would say कि अभी आपका जो है सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, द ऑफिसर इज इंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज, देयरफॉर प्लीज कम आफ्टर 4 days, then you would go after 4 days, and in this way you would have to visit the office time and again. Also there are chances that you would be asked for money, right? कोई भी आपसे जो क्लर्क है या अदर ऑफिसर आपसे कह सकता है कि you would pay the money, right? We will provide you the certificate within 2 days or 1 day. And there is also क्या हो जाएगा, टाइम गैप, राइट, विच इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन. इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल क्या होगी, गायब होगी, राइट. देयर वुड बी अ मिनिमम ट्रांसपेरेंसी. आल्सो जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगी, राइट. देयरफॉर करप्शन भी इससे इंक्रीज हो सकता है. इसी की जगह पर यदि ये सारी की सारी जो प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड ऑनलाइन, विच मीन्स दैट, राइट, you can apply for a certificate online, you can submit your documents through PDF, through internet, right. और अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो द ऑफिसर नीड टू लुक इनटू इट विद इन सर्टेन डेज, और आपको ऑनलाइन ही डिजिटल अगर सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो इससे क्या होगा कि जो टाइम गैप है या जो टाइम, राइट, यू डोंट नीड टू विजिट द ऑफिस टाइम एंड अगेन. आल्सो देयर आर नो चांसेस फॉर द करप्शन एज वेल, राइट. इससे होगा क्या, इससे एक और ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट. जो वर्किंग एफिशिएंसी है ऑफ द ऑफिसर्स वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट. अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, राइट, उनको एक्सेस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट. तो इस तरीके से जो ई गवर्नेंस है वो हमारे जो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ई गवर्नेंस से हम जो है इजी एक्सेसिबल जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल भी हो सकती हैं, साथ ही साथ जो कई प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकती हैं. तो इस तरीके से अगर ई गवर्नेंस की ऑथेंटिक परिभाषा कोई पूछे, देखिए नॉर्मली परिभाषा तो मैंने आपको बता दी है, राइट, कि व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज और फैसिलिटीज ऑनलाइन टू द सिटीजन इज नोन एज ई गवर्नेंस. बट ऑथेंटिक जो डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस implies government functioning with the application of information and communication technology, right. Or in other words we can say that ensuring equal access, right, ensuring equal access to public services, ensuring equal benefits of the economic development, and securing the legal rights of all citizens through electronic information and communication technology is known as e-governance. या फिर हम थर्ड डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टुवर्ड स्मार्ट गवर्नमेंट, राइट, इम्प्लाइंग सिंपल गवर्नेंस, मोरल गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, राइट. अब यहाँ से जो है MPPSC में MCQs फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल इन ई गवर्नेंस, राइट, या स्मार्ट गवर्नेंस में एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपल, देन एम का मतलब हो जाएगा मोरल, राइट, अकाउंटेबल, राइट, रिस्पॉन्सिव, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर
ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो दिस में बी आस्क्ड एज अ MCQ इन MPPSC प्रीलिम्स। व्हाट डज सिंपल इम्प्लाइज इन स्मार्ट गवर्नेंस? तो स्मार्ट गवर्नेंस में या ई गवर्नेंस में सिंपल किसको इम्प्लाई करता है, राइट? तो इन ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल implies simplification of rules and regulations of the government and avoiding complex processes with the application of ICT। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है, राइट? तो उसके लिए हमने एक पोर्टल बना दिया और उस पोर्टल में जो है हम PDF को डायरेक्टली क्या करते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। जैसे आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके लिए आपको फ़ोटो है, तो सबसे पहले यू नीड अ हार्ड कॉपी ऑफ फोटोज़। आप स्टूडियो जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर उसको फिर जो है एक्सेस करेगा। तो डायरेक्टली कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैमरे से आपकी फ़ोटो जो है उस पोर्टल पर आ जाए, राइट? तो यहाँ पर सिंपल क्या इम्प्लाई करता है, तो इन स्मार्ट गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, simple implies simplification of rules and regulations of the government and avoiding complex processes with the application of ICT। ये मतलब हुआ सिंपल का। मोरल का मतलब क्या हुआ, राइट? मोरल इन ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस मीनिंग द इमरजेंस ऑफ अ न्यू सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल मशीनरी विद टेक्नोलॉजी इन इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो मोरल का मतलब हुआ कि ई गवर्नेंस में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। देन क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल, राइट? व्हाट इज अकाउंटेबल इन स्मार्ट गवर्नेंस? तो डेवलप परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म, राइट? डेवलप परफॉर्मेंस मैकेनिज्म, राइट? परफॉर्मेंस measurement mechanism to ensure the accountability of the public service functionaries। और यदि परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म्स जो है वो डेवलप हो जाएगा ICT के द्वारा, तो ऑब्वियसली इससे अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। करंटली व्हेन यू विजिट द एनी गवर्नमेंट ऑफिस, तो उसमें जो ऑफिसर होता है वो कहीं इंगेज्ड होता है, तो अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। बट स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से रिस्पॉन्सिव होगा। तो रिस्पॉन्स इन अ स्मार्ट गवर्नेंस मीन्स स्पीड ऑफ प्रोसेसेस बाय स्ट्रीमलाइनिंग देम, हेंस मेकिंग द सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव। देन ट्रांसपेरेंट, आप बहुत अच्छे से समझते हैं ट्रांसपेरेंट क्या है। तो ट्रांसपेरेंट इन स्मार्ट गवर्नेंस और ई गवर्नेंस मीन्स providing information in the public domain like website और various portals। तो वेरियस पोर्टल से जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो उससे गवर्नमेंट में क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, राइट? नाउ लेट्स स्टडी इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। और यहाँ से तो MCQ जो है वो पूछा ही जा सकता है। सो लेट्स स्टडी इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। सो देयर आर four kinds of interactions in e-governance। नेमली क्या हो जाएगा यहाँ पर, G2C हो जाएगा। देखिए हमें ई कॉमर्स भी पढ़ना है, राइट? और ई कॉमर्स में C का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंज्यूमर हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर ई गवर्नेंस में C का मतलब क्या है, सिटीजन है, फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, G2C मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, देन गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2C एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज G2 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब आपको एग्जाम के पर्पज से इनका ऑब्जेक्टिव और इनका फंक्शन याद रखना है। सबसे पहले G2C क्या होता है, तो सिंपली द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन इज नोन एज G2C। या हम कह सकते हैं कि इससे होगा क्या, तो द ई गवर्नेंस विच इनेबल्स सिटीजन्स टू बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ लार्ज रेंज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। कुल मिलाकर ये है कि जैसे गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए,
और गवर्नमेंट अगर उसको गवर्नमेंट उन रिकॉर्ड्स को या सर्टिफिकेट को डिजिटली या ऑनलाइन उनके लिए अवेलेबल होता है, तो ये इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में हुआ। तो G2C में जो सिटीजन हैं वो लार्ज रेंज ऑफ पब्लिक सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। इससे जो जितनी भी ई सर्विसेज हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और इससे सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट क्या होगी, डेवलप होगी। सेकंड क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो जब कई सर्विसेज बिजनेस फील्ड में अवेलेबल होती हैं या बिजनेस ग्रुप के लिए अवेलेबल होती है तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस इज नोन एज G2B, and this G2B enables the business community to interact with government while using e-governance tools। और इससे जो रेड टैपेज्म है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, टू ऑपरेट द बिजनेस, राइट, गवर्नमेंट को, राइट, टू ऑपरेट द बिजनेस, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उनको कई बार लाइसेंस लेना होता है, कई बार परमिट लेने होती है, कई बार नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट भी लेना होता है, राइट। और जब ये ऑफिस जाते हैं तो कई बार उनकी जो फाइल्स हैं, राइट, फाइल्स जो हैं उनको देखा नहीं जाता है। इससे जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ई गवर्नेंस, रेड, ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस इज टू कट रेड टेपिज्म विच विल सेव द टाइम एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। साथ ही साथ इससे एक मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा जिससे बिजनेस को करना और भी इजी होगा। एंड दिस G2B इनिशिएटिव्स हेल्प्स इन सर्विसेज। G2B से लाइसेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, परमिट्स और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इजी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा, राइट। तो द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इज नोन एज G2G। और हम देखते हैं कि कई बार किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए देयर आर ह्यूज पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं या जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो G2G है, दिस इनेबल्स सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज़, विच मीन्स जो बिटवीन जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो दिस इनेबल्स द सीमलेस इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, राइट, वेरियस गवर्नमेंट्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। और इससे होगा क्या कि जब डिफरेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या टू स्टेट की गवर्नमेंट में, उनके वेरियस डिपार्टमेंट में जब क्या होगा, जो है इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो उससे जो है बेटर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा टू इम्प्लीमेंट रूल्स, रेगुलेशन और स्कीम। बेटर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, तो उससे एफिशिएंसी आएगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। फिर G2E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। अब देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी जो भी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए तो ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड थ्रू गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, राइट, गवर्नमेंट का जब एम्प्लॉयज़ से क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्वेरीज हैं वो फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। दिस इंक्रीजेज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ द ई गवर्नेंस, राइट। और यहाँ से भी जो है MCQs फॉर्म हो सकता है और ये एक तरीके से हमारे लेक्चर का क्या है, क्रक्स है। आप समझे कि ई गवर्नेंस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है। सो लेट्स स्टडी एडवांटेजेस, राइट, एडवांटेजेस ऑफ द ई गवर्नेंस। द फर्स्ट इज ई गवर्नेंस से जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी और उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, राइट।
कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो उसकी डिलीवरी भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ इससे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनमें एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ दिस ई गवर्नेंस improves the government interactions with the business and industry। बिजनेस, इंडस्ट्री और जो सिटीजन्स हैं उनसे अगर इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इससे एक और सिटीजन है या इंडस्ट्री है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, तो दूसरी ओर इससे हमारे नेशनल ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। देन क्या होगा, सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट। when the citizen of our country would have access to information कि कौन सा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितना वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, कौन से या विच टाइप ऑफ द पॉलिसी है, तो उससे जो है सिटीजन एम्पावरमेंट होंगे और ऑब्वियसली दिस विल वर्क इन द फेवर ऑफ आवर कंट्री। फिर जो गवर्नमेंट है वो कैसी होगी, एफिशिएंट होगी, राइट। सबसे महत्वपूर्ण इससे करप्शन क्या होगा, कम होगा। ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो उससे करप्शन जो है डिक्रीज होगा। साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज होगी। आप कोई भी एप्लीकेशन को अगर ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन करते हैं तो उसको जो है उस पर रिस्पॉन्ड करना गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर ऑनलाइन ही कोई प्रोसेस होती है तो उसमें किसी भी तरीके का करप्शन जो है, करप्शन का चांस नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ग्रेटर कन्वीनियंस होगी टू द सिटीजन होगी, उनको मोबाइल पर ही सारी जो है ई सर्विसेज एक्सेस हो जाएंगी। कॉस्ट रिडक्शन होगा, विच मीन्स आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जो है ऑनलाइन उनको क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट रिडक्शन होगा, राइट। देन क्या हो जाएगा, इससे लेजिटिमेसी भी इंक्रीज होगी और जो फ्लैट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इससे लेस क्या होगी, हायरार्की होगी, राइट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह पे मिल जाएंगे तो हायरार्की कम होगी। देन ये क्या करता है, पेपर वर्क को रिड्यूस करता है। ई गवर्नेंस से पेपर वर्क कम होगा, रेड टेपिज्म भी क्या होगा, लो होगा। सो रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेड टेपिज्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इससे क्या होगा, बेटर प्लानिंग होगी एंड कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बेटर प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तो जो जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलेगा, सिटीजन ऑफ द कंट्री। आल्सो इससे पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में और सिविल सोसाइटी के बीच में जो है रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, जिससे हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होंगी, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो रीस्ट्रक्चर भी होगी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ का हर एक फैक्ट से एक जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब वी हैव अंडरस्टूड द एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी डिफरेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, राइट। सो द फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नेशनल टास्क फोर्स को इम्प्लीमेंट किया गया था 1998 में, किसके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही से पूछा जा सकता है। तो नेशनल टास्क फोर्स, राइट, नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1998 सो दैट ई गवर्नेंस को, राइट, ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड एट द सेंटर इन 1999। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए और ई सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया गया था 1999 में। तो नेशनल टास्क फोर्स वाज सेट अप इन 1998 एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड एट सेंटर इन 1999। साथ ही साथ 12 पॉइंट जो एजेंडा है, right, a 12-point agenda was listed for e-governance for implementation in all central
सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज को एक्वायर कर सकें, राइट, डाटा का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो सके, उसके लिए जो आईटी एक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। फॉर द प्रमोशन ऑफ आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was implemented in India in 2000, जिसको एडमेंड किया गया था 2008 में। तो नेशनल टास्क फोर्स 1998 में, देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1999 में, देन आईटी एक्ट 2010 में, राइट। ये इस तरीके से हमारे देश में इनेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ आईटी ऑफ स्टेट्स was organized in the year 2000 for arriving at a common action plan to promote IT in India। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, राइट। तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल ई सेवा, ये सीधा पूछा जाएगा। ई सेवा वॉज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश, देन भूमि लॉन्च्ड बाय कर्नाटका, जिनको हम अभी इधर डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स लाइक ई सेवा लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश, भूमि बाय कर्नाटका, खजाना बाय कर्नाटका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो हमारी कंट्रीज में 2006 में देखिए, द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 2006 और इसको अप्रूव भी किया गया था। तो ये भी सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब लॉन्च हुआ था और कब अप्रूव हुआ था। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज लॉन्च्ड और अप्रूव्ड इन 2006 और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में 31 क्या थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। कितने थे? 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे और 8 सपोर्टेड कंपोनेंट्स थे। तो NEGP लॉन्च हुआ था 2006 में, जिसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। अब ये क्या होते हैं, इनको हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। आल्सो नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज एडॉप्टेड इन 2012। तो ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी वे में इनिशिएटिव्स हो गए, राइट। अगर हम रिवाइज करें तो नेशनल टास्क फोर्स 1998, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1999, देन आईटी एक्ट 2000 में, फिर उसके बाद में जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च हुआ था 2006 में, जिसमें 31 क्या थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च्ड इन 2012, राइट। अब हमने देखा था कि जो ई गवर्नेंस के लिए जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे, उसमें डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी क्या किए थे, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए थे। तो ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टडी डिफरेंट इनिशिएटिव्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूमि प्रोजेक्ट। ये एमसीक्यू में बनेगा, किसको लॉन्च किसने किया है और ये है क्या। तो देखिए, भूमि एक ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स है। तो भूमि प्रोजेक्ट, राइट, भूमि प्रोजेक्ट इज आई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट एंड दिस इज ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि इज अ सेल्फ सस्टेनेबल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो फार्मर्स होते हैं उनको लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, खजाना प्रोजेक्ट। तो खजाना प्रोजेक्ट वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। तो खजाना प्रोजेक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, विच इज एंड टू एंड ऑटोमेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम, राइट, विच मीन्स दैट कि जो कर्नाटका की ट्रेजरी है उनसे अगर कोई भी पेमेंट डिस्पर्स होना है तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाए। दिस इज गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, राइट, दिस इज गवर्नमेंट टू एंड ऑटोमेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम। इसमें G2G क्या था, ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव था, राइट, इनिशिएटिव कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। और इससे जो दिस वाज इम्प्लीमेंटेड टू एलिमिनेट सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज इन द मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम
एंड फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो स्टेट फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए खजाना ई गवर्नेंस जो था वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ई सेवा। तो ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड दिस वाज टू प्रोवाइड गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड ई बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज। इसके द्वारा जो कस्टमर्स हैं या सिटीजन्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनको ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल कराना, राइट, ऑनलाइन सर्विसेज जो है अवेलेबल कराना, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी। क्लियर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ई कोर्ट्स हो जाएगा। तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया था। तो ई कोर्ट्स को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया था, राइट, एंड दिस इज मिशन मोड प्रोजेक्ट, राइट। अभी हमने समझा था नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसको 2006 में अप्रूव किया गया था, उसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे जिसमें से एक क्या हो जाएगा, ई कोड। तो ई कोड को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया था एंड दिस इज मिशन मोड प्रोजेक्ट एम्स एट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड प्रोविजनिंग ऑफ जुडिशियल सर्विसेज टू सिटीजन। तो जो जुडिशियल सर्विसेज हैं, जैसे उनकी हेयरिंग की डेट कब है, नेक्स्ट डेट कब है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये जो सर्विसेज हैं ये ई कोर्ट्स के द्वारा अवेलेबल कराई जाती हैं। देन क्या हो जाएगा, ई डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ई डिस्ट्रिक्ट जो इनिशिएटिव है, ई डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव या ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और ये भी एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, एम्स एट डिलीवरी ऑफ हाई वॉल्यूम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इश्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, विंडो क्या हो जाएगा, विडो पेंशन हो जाएगा। तो ये सभी सर्विसेज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो सकेंगी ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। देन MCA 21, MCA 21 ये भी एक मिशन मोड प्रोजेक्ट में आता है। तो MCA 21 वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा, अफेयर्स हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दिस वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज क्या कराएगा, अवेलेबल कराएगा, राइट। एंड कौन सी सर्विसेज, जैसे वेरियस ऑनलाइन फैसिलिटीज जैसे एलोकेशन एंड चेंज ऑफ द नेम इन कॉर्पोरेशन, राइट, ऑनलाइन पेमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, चेंज चेंज इन द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, व्यूइंग पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज जो है वो MCA 21 प्रोजेक्ट के तहत अवेलेबल कराई जाएंगी। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ऑफिस हो जाएगा। तो ई ऑफिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये भी एक मिशन मोड क्या है, प्रोजेक्ट है, एम्स एट सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय ट्रांजिस्टरिंग टू अ लेस पेपर वर्क। तो जो ई ऑफिस है, ई ऑफिस क्या है दरअसल कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं और एक तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ई जो ऑफिस है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑन पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो ऑफिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही साथ जो लेस पेपर वर्क है, मतलब जो ऑफिस वर्क है उसको डिजिटली किया जाएगा ताकि पेपर वर्क जो है वो कम से कम हो। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है क्या, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारे देश में IT को प्रमोट करने के लिए या ई गवर्नेंस, टू प्रमोट ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ था। तो इंडिया में ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है लॉन्च हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था 2006 में, जिसमें 31 क्या थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे,
राइट, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। लेटर इसको फिर 2.0 के नाम से ई क्रांति के नाम से, ई क्रांति के नाम से इसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। और लास्टली इसको जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स में क्या कर लिया गया है, अंडर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये है कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, राइट, इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और ई गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो बहुत ही अच्छे से समझना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी जो है एमसीक्यूज बनेंगे। तो देखिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव क्या है, देखिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि इंडिया को नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर देगा, राइट, के लिए प्रिपेयर कर देगा। सो दिस इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसकी विशेषता क्या है, इट वीव्स टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव विजन सो दैट द ईच ऑफ देम इज सीन एज अ पार्ट ऑफ लार्ज गोल, और इस गोल से हमारे देश का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। दिस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव launched by Minister of Electronics and Information Technology MEIT, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, MEIT के द्वारा। इसके विजन एरियाज कौन कौन से हैं, तो दिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के तहत हमारी कंट्रीज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जाएगा, साथ ही साथ गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड पर को जो है प्रमोट किया जाएगा, और जो सिटीजन है इंडिया के उनका डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाएगा। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसके 9 क्या हैं, पिलर्स हैं। तो इसको एक बार आपको जो है देख लेना चाहिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विच इज नॉट द पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। सो देयर आर 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। द फर्स्ट इज ब्रॉडबैंड, राइट, ब्रॉडबैंड, राइट, हाईवेज। तो ब्रॉडबैंड से क्या होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो 9 पिलर में एक तो हो जाएगा ब्रॉडबैंड, देन पब्लिक इंटरनेट, फिर इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, देन अर्ली क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट प्रोग्राम हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा, फिर आईटी फॉर क्या हो जाएगा, जॉब्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, तो आईटी के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी। देन क्या हो जाएगा, ई क्रांति हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। सो दीज आर द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, राइट। अब जो डिजिटल इंडिया है उसमें कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। द फर्स्ट इज माय गवर्नमेंट। अब जो जितनी भी गवर्नमेंट है उनकी जो वेबसाइट है उस पर एक माय गॉव की क्या मिलेगी, आपको टैब मिलेगी, जिस पर डू, डिस्कस, पोल, टॉक, ब्लॉग इत्यादि के जो ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो माय गवर्नमेंट या माय गॉव एम्स टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। इट इंकरेजेस सिटीजन्स एज वेल एज जो पीपल है, पीपल एब्रॉड टू पार्टिसिपेट वेरियस एक्टिविटीज जैसे डू, डिस्कस, पोल, टॉक एंड क्या हो जाएगा, ब्लॉग, so that government could know the opinion of the citizen। सेकेंड क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड। डिजी लॉकर क्या है कि नॉर्मली आपको वेरियस पर्पस के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को हार्डली या हार्ड कॉपी में जो है एक्वायर करना होता है, बट डिजी लॉकर से क्या होगा, राइट। डिजी लॉकर सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म, राइट। This DigiLocker serves as a platform to enable citizens to securely store and share their documents, right? तो इससे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है और शेयर भी किया जा सकता है। देन ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के द्वारा
पेशेंट कैन टेक ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट्स, तो इससे ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट लिए जा सकते हैं एंड पेशेंट कैन विजिट द डॉक्टर। ऑल्सो इससे पेशेंट केयर, लेबोरेटरी सर्विसेज और मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी मैनेज किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोस्टल, वेरी इजी, राइट, सॉरी पोर्टल। तो जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल provides a centralized platform for application and disbursement of the scholarship to students। देन क्या हो जाएगा, दर्पण, किसका दर्पण है, ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। तो दर्पण इज एन ऑनलाइन टूल, ये तो एमसीक्यूज में पूछा ही जाएगा व्हाट इज दर्पण, या आपसे पूछ लिया जाए कि द ऑनलाइन टूल जिससे आप गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको विजिट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दर्पण कहा जाता है। क्लियर। तो दर्पण इज एन ऑनलाइन, राइट, दर्पण इज एन ऑनलाइन टूल दैट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ it facilitates presentation of real-time data and key performance indicators of the selected schemes or projects to senior functionaries of the state government and district administration, ताकि उसका जो है implementation अच्छे से हो सके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रगति, प्रगति का मतलब क्या है, proactive governance and timely implementation, मतलब ये है क्या, तो प्रगति इज अ रोबस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विद रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमंग द की स्टेक होल्डर्स। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, ताकि इससे ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी आ सके। तो प्रगति को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। अब उसके बाद में हो जाएगा कॉमन सर्विसेज सेंटर 2.0, ये है क्या, तो कॉमन सर्विसेज जो सेंटर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज में स्प्रेड करने के लिए जो है स्प्रेड किया जा रहा है। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज, राइट, टू यूज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज। और इसमें होगा क्या कि इसमें जो कियोस्क सेंटर होंगे, थ्रू कियोस्क सेंटर्स इन रूरल एरियाज, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट हैं या सोशल सर्विसेज हैं, वो इन कियोस्क सेंटर से अवेलेबल हो पाएंगी, राइट। ये स्लाइड वही है। देन क्या हो जाएगा, मोबाइल सेवा हो जाएगा, राइट। इस प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल फोन पर ही ई सर्विसेज और टैबलेट्स पर भी ई सर्विसेज क्या होंगे, अवेलेबल होंगी। देन क्या हो जाएगा, जीवन प्रमाण हो जाएगा। जीवन प्रमाण क्या है, जीवन प्रमाण ये अगेन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जीवन प्रमाण इज एन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर किसके लिए हो जाएगा, पेंशनर्स के लिए हो जाएगा। तो जीवन प्रमाण इज एन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स। इससे पेंशनर्स को क्या किया जा सकता है, ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। एंड द सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी टू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। देन क्या हो जाएगा, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या NCOG। अब ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अंडर दिस प्रोजेक्ट जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, कोलैबोरेटिंग, लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट हैव बीन क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो इसमें जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, कोलैबोरेटिंग एंड जो लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स है वो सिस्टम क्या है, डेवलप हो चुका है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो हमने देखा था कि जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है इट वाज अप्रूव्ड एंड लॉन्च्ड इन 2006। इसमें 31 क्या थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, और इन मिशन मोड प्रोजेक्ट को नाउ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेट कर दिया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है।
अब जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है इसको और पढ़ लेते हैं, ये भी कई बार आया है। चलिए, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है क्या आखिरकार? तो द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान से होलिस्टिक व्यू में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को जो है प्रमोट किया जाएगा, राइट। एंड अराउंड दिस आइडिया अ मैसिव कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रीचिंग टू डाउन टू राइट रिमोटेस्ट ऑफ विलेज इज इन्वॉल्विंग। तो इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के तहत जो रूरल विलेजेस हैं उनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया जाएगा। अ लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज टेकिंग प्लेस टू इनेबल इजी रिलायबल एक्सेस टू इंटरनेट, राइट। तो डिजिटाइजेशन जो रिकॉर्ड है ताकि इंटरनेट के माध्यम से उनका एक्सेस हो सके, राइट। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू इम्प्लीमेंट ई क्रांति, और ई क्रांति क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स का 2.0 वर्जन है। तो ई क्रांति को अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ई क्रांति क्या है? दरअसल वही अभी हमने देखा था कि ई क्रांति इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। तो जो ई क्रांति है वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का एक एसेंशियल क्या है? पिलर है। कंसीडरिंग द क्रिटिकल नीड फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस and good governance in the country, the approach and key components of the e-क्रांति have been approved। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है? अप्रूव कर लिया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो रीडिफाइन जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसको रीडिफाइन करना, इनहांस द पोर्टफोलियो ऑफ सिटीजन, देन जो ऑप्टिमम यूज ऑफ आईसीटी है वो हो सके, प्रमोट रैपिड रेप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई गवर्नेंस, then leverage emerging technologies and make use of more agile implementation of models। तो ये ई क्रांति के क्या है? जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नाउ अब जो ई क्रांति है उसको डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स है उसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स थे उसमें ही माय गवर्नमेंट को, डिजी लॉकर को, ई हॉस्पिटल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, दर्पण, प्रगति, राइट, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, देन मोबाइल सेवा, जीवन प्रमाण, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इनको हमने पहले ही बहुत अच्छे से जो है समझ लिया है, राइट। अभी हमने देखा था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में 31 क्या थे? मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। इनके बारे में भी और समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स जो है पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है? ये एक किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का नाम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सिंपली अ मिशन मोड प्रोजेक्ट इज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट विद इन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान दैट फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सच एज बैंकिंग या फिर लैंड रिकॉर्ड्स या कमर्शियल टैक्सेस। Within the NEGP, mission mode means that these projects have clearly defined objectives, scopes and implementation timelines, right? और NGP में कितने हैं? 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं और जिनको अब डिजिटल इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की टोटल संख्या कितनी है? 31 है, और ये ऑब्जेक्टिव्स में जो है पूछा जा सकता है। So there are 31 mission mode projects. The first is central MMPs. सेंट्रल MMPs का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, जिसमें बैंकिंग, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स IT हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, MC 21 जिसको हम पढ़ चुके हैं, राइट, पासपोर्ट हो जाएगा, इमिग्रेशन वीज़ा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, ई ऑफिस पढ़ चुके हैं, पोस्ट हो जाएगा, UID, एग्रीकल्चर, कॉमन टैक्सेस, ई डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया है, राइट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लैंड रिकॉर्ड्स, राइट। चलिए, भूमि के समान है जो कर्नाटका है, कर्नाटका की भूमि के समान है। फिर म्यूनसिपैलिटीज़, ई पंचायत है, पुलिस है, रोड ट्रांसफ़र है, ट्रेजर कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, PDS हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ। जो इंटीग्रेटेड MMPs हैं ये जो है आप याद रखना। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स
2.0 अभी हमने पढ़ा था, कॉमन सर्विस सेंटर, ई बिजनेस, ई कोड, ई प्रोक्योरमेंट, ईडीआई फॉर ई ट्रेड एंड इंडिया पोर्टल। चलिए अब हम समझते हैं कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं। तो इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, पहला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, क्योंकि ई गवर्नेंस के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉस्टली होता है, साथ ही साथ उसकी रीयूजेबिलिटी लेस होती है, उसको मेंटेन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, या उसके मेंटेनेंस के लिए जो है ट्रेंड ऑफिशियल्स रिक्वायरमेंट होते हैं, साथ ही साथ उसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होती है। तो ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है, इश्यूज हैं। साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज भी हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। नाउ इंडिया इज़ द, अगर हम देखें तो इंडिया में जो है स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, बट फिर भी वो गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यूजेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, राइट, जो यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज है वो उतना ज़्यादा नहीं है, देन अवेयरनेस ऑफ ई गवर्नेंस। फिर टेक्निकल में अगर हम देखें तो इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कोई एप्लीकेशन है या गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पता चला कि वो आईफोन में जो है वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, या फिर एंड्रॉयड में सपोर्ट नहीं हो रहा है, या किसी थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी इंटरऑपरेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स जाती है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। नाउ लेट्स स्टडी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रूरल डेवलपमेंट और रूरल प्लानिंग। तो रूरल डेवलपमेंट में या रूरल प्लानिंग में जो ई गवर्नेंस है या आईसीटी है उसका यूज़ कैसे है। तो रूरल डेवलपमेंट में, राइट, रूरल डेवलपमेंट के लिए और रूरल प्लानिंग के लिए भी जो आईसीटी है या ई गवर्नेंस है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम एप्लीकेशन से समझ सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी और ई गवर्नेंस इन रूरल प्लानिंग। द फर्स्ट इज ई मंडी। ई मंडी क्या है, ये ऑनलाइन मंडी है। तो ऑनलाइन मंडी या इलेक्ट्रॉनिक मंडी वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 24 इन 2016, और इस मंडी में नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑनलाइन, सो दैट उनको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए जो है बायर्स अवेलेबल हो सके फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। सेकंड क्या हो जाएगा, ज्ञानदूत हो जाएगा। तो ज्ञानदूत क्या है, ज्ञानदूत इज एन इंटरनेट बेस्ड गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस सिस्टम है, और इस ज्ञानदूत जो कि सर्विस सिस्टम है विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू रूरल पॉपुलेशन, राइट। साथ ही साथ इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2000 में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ज्ञानदूत वाज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ई सर्विसेज क्या है कि ई सर्विसेज जो है वो सिटीजन को अवेलेबल कराती हैं जिससे डिस्टेंस कम हो जाए। तो ई सर्विसेज टू एंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटीजन, ई सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द सिटीजन। देन ई एग्रीकल्चरल हो जाएगा, ई चौपॉल हो जाएगा, ई वैक्स हो जाएगा। ई वैक्स में जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड है वो बुक्स को ऑनलाइन अवेलेबल कराएगा। तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड विल प्रोवाइड द बुक्स ऑनलाइन थ्रू ई वैक प्रोजेक्ट। फिर ई हॉस्पिटल स्कीम हो जाएगा जिसमें ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडेड होंगी। देन क्या हो जाएगा, ई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को क्रिएट किया गया था बाय NEGP। सो द ई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाज क्रिएटेड बाय NEGP इन 2006, और ये एयर है, रोड है, रेल ट्रांसफरेंट है, उसके लिए क्या करता है, ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। देन हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1991 बाय UGC। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी प्रोजेक्ट 1991 में लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा, UGC के द्वारा। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। फिर क्या हो जाएगा, स्वान हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वान का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो द फुल फॉर्म ऑफ स्वान इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसको अनाउंस्ड किया गया था 27 अक्टूबर 2004 को, और मार्च 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। स्वान में क्या है, ये G2C सर्विसेज है, मतलब इस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा जो ई सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो UTs हैं या स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं,
राइट, स्टेट हेडक्वार्टर्स को ब्लॉक स्टेट हेडक्वार्टर्स, तो यूटीज को स्टेट हेडक्वार्टर्स को साथ ही साथ ब्लॉक लेवल तक जो है कनेक्ट किया जाएगा 2 MB पर सेकेंड बैंडविड्थ के द्वारा। और इस स्वान के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज, RTI, मनरेगा, लैंड रिकॉर्ड्स, फिर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स, वोटर सर्विसेज, ई डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1976 में, राइट। और ये ईमेल, वेबसाइट या ई लर्निंग जैसी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल कराता है। और इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था टू कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के तहत, राइट, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम टू कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस वाज स्टार्टेड, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर NIC, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ई गवर्नेंस इन डेप्थ। नाउ MPPSC ई गवर्नेंस से कहीं से भी अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सो यू आर रेडी टू आंसर इट। प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक again and again, and definitely if this question is asked in the examination, you would be able to answer it properly. Now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.